अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर साहिबा आपको भी मेरा सलाम। आपसे पहले हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, हमने इसी मौजू को क्यों चूज़ किया, इसी पे बात क्यों करनी है, ये पहले थोड़ा बता दूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी सोसाइटी में इसको टैबू कंसिडर किया जाता है आम तौर पर। इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। यंग जन मतलब जो भी एक लड़की जब वो प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब जब भी उसका पहला साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसको जो भी उसको इस चीज के बारे में इल्म होता है वो अक्सर बाहर से सुनती है, स्कूल में पता चलता है उसको, घर पे कोई इसकी इस चीज पे अक्सर देखा जाता है कि इस पे कोई बातचीत नहीं होती, कोई गुफ्तगू नहीं होती। तो अवेयरनेस, इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं हम, ताकि सबको पता चले, चाहे वो मर्द हो औरत हो, सबको पता चले कि ये चीज़ क्या है और इसमें क्या ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो हाइजीन के रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर साहिब आपसे पहला सवाल करती हूँ, अगर आप हमारे सुनने और जानने देखने वालों को बताएं कि हैज़ क्या होता है? हैज़ क्या होता है एक लड़की को या एक खातून को, किस उम्र में हैज़ आना शुरू होता है? तो अगर आप जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस चैनल पे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की लाइफ का मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि हैज़ एक फीमेल की लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये जितना इम्पोर्टेंट है अनफॉर्चुनेटली इस पे उतनी ही कम बात की जाती है। हमारी सोसाइटी में मतलब हमारे घरों में बिकॉज़ ऑफ सोशल, कल्चरल वेरियस इश्यूज़ इस पे बात की ही नहीं जाती है। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली एक लड़की को पता ही नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब-कब होता है। तो वो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होती है, वो परेशान होती है जब उसको इवेंट आता है उसकी लाइफ में और जब आता रहता है, वो परेशान होती है क्या है, उसको बड़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसको पता ही नहीं होता बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस जो उसको बेसिकली अपने घर में मिलनी चाहिए थी, उसको पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या मुझे हाइजीन प्रैक्टिसेस हेल्दी प्रैक्टिसेस क्या फ़ॉलो करनी चाहिए। जब उसको पता ही नहीं होता है, तो जो मिले जैसे-तैसे इसको पास कर दिया। तो जब उसको पता ही नहीं होता है, इसकी वजह से जब उसने हाइजीनिक मेथड्स ही नहीं अडॉप्ट किए, उसकी हेल्थ पे इसका असर होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ उसकी शी इज़ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू हर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और हर यूरिनरी ट्रैक्ट। जब उसको बार बार भी इन्फेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से उसकी किडनीज पे असर पड़ सकता है। जब उसको बार बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो तो इसकी वजह से उसका उसको पेल्विक पेन क्रॉनिक पेल्विक पेन होते रहते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसकी खुद की रिप्रोडक्टिव लाइफ उसकी फर्टिलिटी है दैट कैन गेट अफेक्टेड। ये एक चीज़ है और दूसरा है जब उस लड़की बेचारी को जब कुछ पता ही नहीं होगा तो वो परेशान होती है, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, ये क्या हो रहा है। इस स्ट्रेस की वजह से उसकी सोशल मेंटल, इमोशनल ये सारी लाइफ के जो एस्पेक्ट है दे गेट अफेक्टेड। उसकी उसकी जो उसका जो खुद का पोटेंशियल है जैसे कि वो एजुकेशन में क्या हासिल कर सकती है, जो अपने वर्क प्लेस पे वो क्या हासिल कर सकती है दैट गेट्स अफेक्टेड। अब जैसे एक लड़की है उसको इन बेसिक फैसिलिटीज़ का एक्सेस नहीं है, उसके स्कूल में ये नहीं है, वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है जहाँ जाके वो चेंज कर सके। तो जब उस लड़की को ये टाइम आता है, ये हैज़ के दिन आ जाते हैं, शी प्रेफर कि जो घर स्कूल जाके उसको फैसिलिटी ना मिले, उसका वो फील उसको खतरा लगा रहता है हर वक्त कि कहीं लीक ना हो जाए, स्टेन ना हो जाए, तो शी प्रेफर्स कि वो स्कूल जाए ही ना। हुँ? तो फिर जब ऐसा ही बार-बार होता रहे तो गर्ल्स प्रेफर कि वो स्कूल ही दे जस्ट ड्रॉप देयर स्कूल। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से एक लड़की जो बहुत कुछ हासिल कर सकती थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाती है। एक सर्वे में देखा गया है इंडिया के जस्ट 34% ऑफ स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज़ है। अगर अब टॉयलेट हो फिर वहाँ
पानी नहीं होता है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, पानी नहीं होता है, तो ये पानी होना, प्रॉपर ये साबुन होना, फिर वहाँ लाइट होना, उसको लॉक करने की फैसिलिटी होना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं हो तो इट अफेक्ट्स हर पोटेंशियल। और ये सिर्फ इंडिया का ही हाल नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही हाल है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 3.7 बिलियन पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है, विमेन पॉपुलेशन है, जिसमें WHO की एक सर्वे के हिसाब से जो 2018 में किया गया था, 52% ऑफ दिस पॉपुलेशन, ऑफ दिस फीमेल पॉपुलेशन, जो कि 1.9 बिलियन लगभग बनती है, वो फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि दो फीमेल वो मेंस्ट्रुएटिंग, जो मेंस्ट्रुएट जिनको हैज आता है, तो सच अ बिग नंबर। दैट मीन्स एवरी डे, इसी सर्वे के हिसाब से एवरी डे लगभग 300 मिलियन फीमेल्स आर मेंस्ट्रुएटिंग। इतना बड़ा नंबर, एंड अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ दीज लगभग 600 मिलियन females don't have access to safe water and hygienic products. तो ये कि मतलब हैज़ क्या होता है, अगर आप इस पे थोड़ा हाँ, I'll रोशनी come to that. डालेंगे? जी, I'll come to that. अब देखिए क्या होता है, एक फीमेल जब उसका प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है, उसकी हमारे दिमाग में, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होती है, लाइक उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसकी पेल्विक गर्थ बढ़ जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, उसके अंडर आर्म में हेयर ग्रोथ होती है, उसके प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है, और उसी के साथ उसकी बॉडी में एक बड़ी चेंज आती है, दैट इज उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने से पहले आई वुड लाइक टू शो एक मॉडल, ये दिख रहा होगा, ये फीमेल, आई वुड लाइक टू, दिख रहा है? जी। ये फीमेल, वी शुड नो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थोड़ा आई वुड लाइक टू, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी। ठीक है, देखिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें वी हैव 2 ओवरीज, ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है। फाइन, ये 2 ओवरीज है हमारी। इन ओवरीज के साथ हमारे ये 2 फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं, ये, और ये जो बीच में सेंट्रल बिग पोर्शन है, दैट इज यूट्रस, जिसको बच्चेदानी कहते हैं। फाइन, और फिर यहाँ ये यूट्रस के नीचे जो है, जो एक आउटलेट है, एक पाथ है, एक कैनाल है, एक पैसेज है, उसको वजाइना कहते हैं। ठीक है, अब जब फीमेल का प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट होता है, हमारे दिमाग का एक पोर्शन है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसमें से कुछ सिक्रीशंस, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। ये हार्मोन एक्ट करते हैं हमारी इस ओवरी पे, इन ओवरीज पे। ठीक है, ओवरीज है। अब क्या होता है, हमारी जो ओवरीज होती है, जब एक बच्ची पैदा होती है, उसकी ओवरी में कुछ ये होते हैं, कुछ एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, जिसको ये अंडादानी है, इसमें अंडे होते हैं। मगर वो अंडे, मतलब एक लड़की को जितने अंडे प्रोड्यूस करने हैं, वो ऑलरेडी उसकी बॉडी में, उसकी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, एट द टाइम ऑफ सिंस बर्थ वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब टिल शी रीचेस प्यूबर्टी, ये एग्स जो होते हैं ये डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, आप समझो कि ये सोए हुए होते हैं। अब जब हमारी बॉडी में प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है, हमारे दिमाग से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन स्क्रीट होता है जो हमारी ओवरी पे एक्ट करता है। तो हमारी ओवरी पे एक्ट करने से वो हमारी ओवरी को एक्टिवेट, यानी कि वो जो सोए हुए थे उनको जगा देता है। ठीक है, तो इससे हमारे जो ये एग्स थे, ये डॉर्मेंट स्टेट में थे, ये अब एक्टिवेट होते हैं, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एक सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ पे ये रुक गए होते हैं, टिल वी रीच प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में इनकी फर्दर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, हमारे जब ये एग रिलीज हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एग रिलीज हो जाता है, आई वुड लाइक टू शो, ये यहाँ से जब एग बनता है और रिलीज हो जाता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है ये इसको पिक करते हैं। ठीक है, इस एग को ओवरी से उठाकर पिक करते हैं, तो फिर ये इस पैसेज से पास करके इसको यूट्रस में पहुंचना होता है। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन होनी होगी, दैट इज अगर ओवम, ये जो एग निकला है, उसको स्पर्म से
कांटेक्ट हो गया तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो बेबी बनता है। अब क्या होता है, ये जो यूट्रस है इसको मतलब इसको प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि इसको पता होती है कुछ आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। अब मैं एक से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने वाला होगा, जैसे हमारी आंटी कोई आने वाली होगी, तो हमें इन्फॉर्म करती है हमें आना है, तो उनके आने के लिए हम पहले ही है ना, हम प्रिपरेशंस करते हैं, उनके लिए खाना वाना बनाते हैं, उनके लिए बेड्स ब्लैंकेट तैयार करते हैं, सो दैट शी फील्स कंफर्टेबल, उनको अच्छा लगे हमारे घर में रहना। तो ऐसे ही हमारा जो यूट्रस होता है उसको पता होती है मेरे यहाँ पर एक मेहमान आने वाला है। तो इसलिए वो अपने प्रिपरेशन करता है ताकि ये मेहमान अच्छे से बैठे, अच्छे से कंफर्टेबल फील करे। इसकी प्रिपरेशन के लिए वो मतलब आराम से रहे, उसके लिए वो प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन क्या करता है कि हमारी जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, कि इसको थिकन करता है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इसमें कुछ सिक्रीशंस हो जाती है। तो ये इसने, जैसे हम अपनी गेस्ट के प्रिपरेशन के लिए खाना वाना और बिछोना, यूट्रस भी प्रिपरेशन करता है इसकी। अब जब इस ये जो एग जो फैलोपियन ट्यूब में चल रहा था, इसको स्पर्म नहीं मिलता है और ये ओवम ही रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो पहुंचते पहुंचते ये अब यूट्रस में जब पहुंचता है, अब जब ये सिर्फ ओवम है, ये एक बेबी नहीं बना है, तो इट हैज टू पास ऑफ ना, अब इसको निकलना है इस यूट्रस से, ये ऐसे ही निकल जाता है। अब जैसे हमारा मेहमान जब घर से चला जाता है तो हमने जो उसके लिए बिछाया हुआ होता है वो हम उठा लेते हैं, तो ऐसे ही यूट्रस का जब मेहमान उसके पास नहीं रहता है, तो यूट्रस ने भी जो तैयारियां की होती है, जो एक्स्ट्रा टिश्यू लेयर बन गई होती है, वो शेड ऑफ करता है। यही शेडिंग ऑफ, जिसमें कि यूट्रस की आउटर लाइनिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम की आउटर लाइनिंग, वो म्यूकस सिक्रेशन, ब्लड सिक्रेशन, यही जब इस ओवम के साथ बाहर निकलती है, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, इसी को हेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये निकलता है फिर तो फिर बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। यही यूट्रस जो सिक्रीशन जो निकल रही होती है, इसी वजाइना के रूट से, ये जो पैसेज नीचे वजाइना है, इसी के थ्रू बाहर निकलती है, और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। और तो क्योंकि हमारे व्यूअर्स, जी बताइए, हमारे व्यूअर्स को बता दें कि किस उम्र में ये स्टार्ट होता है, यूजुअली किस उम्र में ये स्टार्ट होता है? देखिए इसकी एज का रेंज है लगभग 11 टू 15, अप टू 15 ईयर्स। अब आजकल ये थोड़ा थोड़ा अर्ली हो रहा है अर्ली। आजकल, या अर्ली, इसको जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम कहते हैं मिनार्क। तो ये आज के टाइम में ये थोड़ा अर्ली हो रहा है। इसके लिए कुछ रीजंस है, लाइक बच्चियों का एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर, जो आज इतना ज्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इट। दूसरा हो सकता है जो हमारे खाने पीने में इतनी एडल्ट्रेशंस है, मिलावट हो रही है, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर अर्ली मिनार्क। तो कितने दिन तक रहता है, हैज यूजुअली क्योंकि कितने दिन जैसे तक आई रहता है? सेड, क्योंकि जी क्योंकि ऐसे भी कुछ खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जिनको कुछ को तो 5 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 1 दिन रहता है, कुछ ऐसी भी हैं जिनको 10 दिन तक रहता है। जी, तो क्यों देखिए होता है ऐसा, अगर आप? जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो यूट्रस ने अपनी प्रिपरेशंस की होती है, इतना सारा जो डेवलप हुआ होता है, उसको शेड ऑफ करना होता है, तो दैट टेक्स टाइम। वो एक ही दिन में नहीं होता है, वो नॉर्मली 4-5 दिन में होता है, ऑन एन एवरेज 5 दिन का होता है। फाइन। अब 5 दिन अक्सर होता है, मगर इसका रेंज होता है लगभग 3 to 8 डेज। अगर किसी को इससे कम टाइम, जस्ट सिर्फ 2 ही दिन रह रहा है या उससे कम टाइम में रह रहा है, दैट इज एबनॉर्मल। उसके लिए उनको मेडिकल कंसल्टेशन करनी चाहिए। वो कभी हार्मोनल होता है या कोई और रीजन होता है जिसकी वजह से वो हो रहा होता है, या किसी को 10 दिन से 8 दिन से ज्यादा हो रहा होता है, वो भी अगेन एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से उनको, उसके लिए वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जिसके लिए उनको मेडिकल कंसल्टेशन करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, ये भी है ना कि अगर एक लड़की को जब स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है, उसका पहला साइकिल होता है, तो फिर ये भी मैंने ये भी सुना है कि डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट कहती हैं कि अक्सर आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करती है। किसी को अगर सपोज किसी को 10 दिन रहता है, तो वो कहती है गैर मश होता है कांसी बे खानदानस में दहन दुहन रोजान इतके। तो आप देखिए ऐसा उस पे होता है यूजुअली, हमारा जो भी सिस्टम्स जो हमारे होते हैं, वो हमारा उसमें फैमिलियल लिंक होता है, एक जेनेटिक होता है, जो हमारी जैसे जिस एज पे हुआ होगा, अगर लाइक एक्सपोजर्स वगैरह ना हो, तो यूजुअली जिस एज पे बहनों को हुआ होगा, उसी एज पे इसको भी होगा। तो ऐसे ही जैसा पैटर्न बहनों का होगा, वैसे यूजुअली जेनेटिक होता है। अब लाइक जैसे एक स्टेज आता है कि फिर जिस स्टेज पे
दिस ना मेनिसेस बंद ही हो जाता है, जिसको मीनोपॉज भी कहते हैं। अगेन उसका होता है जैसे माँ का पैटर्न रहा होगा, जैसे बहनों का पैटर्न रहा होगा, वैसा ही होता है। तो ये हमारी हर सिस्टम है ना, एक जेनेटिक इम्पैक्ट होता है, जो हमारा फैमिली का होता है वही फॉलो होता है, तो यूजुअली इट्स दैट। मगर जो सही तो एब्नॉर्मल होती है उसके लिए वजूहात हो सकते हैं, लेस देन 2 होगा, मोर देन 10 होगा, उसके दैट इज एक्चुअली एब्नॉर्मल, उसके लिए उनको डॉक्टर कंसल्टेशन करनी कंसल्ट। या बिल्कुल। तो कितना ज़रूरी है एक लड़की के लिए हैज़ का आना? क्योंकि ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनको आता ही नहीं है। कितना जी। ज़रूरी है? और देखिए, हैज़ तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लाइफ है, एक इवेंट ऑफ लाइफ है, एक साइक्लिकल इवेंट ऑफ लाइफ है। ये इनफैक्ट एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ग्रेट ब्लेसिंग है। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, इसी हैज़ के आने की वजह से दुनिया कायम और दायम है। इसी की वजह से अंडा आता है, फिर फर्टिलाइज़ेशन होती है तो बेबी आता है, तो फिर यही जो एक पूरी कायनात जैसे चल रही है वो इसी की तरह। तो ये कर्स नहीं है जिसको पहले माना जाता था ना, कहीं किसी कुछ सोसाइटीज़ में इसको कर्स माना जाता है, तो ये एक्चुअली कर्स नहीं है, ये ब्लेसिंग है। इट इज़ अ मेंसेस आना तो एक इंडिकेटर है नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इट और इंडिकेट्स कि जिन फीमेल और जिन औरतों, क्योंकि ऐसी भी है ना औरतें जिनको होता ही नहीं है, तो आपका हाँ, क्यों नहीं देखिए होता उनको? देखिए ऐसे ना होना तो एक कभी नॉर्मल भी हो सकता है ना होना, और कभी एबनॉर्मल भी हो सकता है। अब जैसे हमारी लाइफ में कुछ वैसे फेजेस आते हैं जब हेज बंद हो जाता है, वो हमारी बॉडी का एक सिस्टम ही वैसा चल रहा होता है कि हेज बंद होता है। जैसे कि अभी लड़की ने प्यूबर्टी अचीव नहीं की है, तो उसका तो उसको अभी हेज नहीं है, हेज की वो मेंस्ट्रुएशन उसकी होगी नहीं। वन इज दैट, वो एक नॉर्मल फीचर है टिल उसको प्यूबर्टी आ जाए। फिर उसके बाद जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, उस टाइम में उसकी सिस्टम बिल्कुल ये सस्पेंड हो जाता है और अंडे नहीं निकल रहे होते हैं, तो फिर उसका ये सिस्टम मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ऐसे ही जब एक औरत बच्चे को दूध पिला रही होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर वो कर रही होती है, तो उस पीरियड में भी अक्सर उनको लगभग 5, 6, 7, 8 महीनों तक हैज बंद ही रहता है। और फाइनली एक औरत का वो लाइफ का टाइम, जब वो मीनोपॉज, जब वो लगभग 45, 50, 55 एज को क्रॉस करती है, तब उनका ये सारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो उनको ये हैज आना बंद हो जाता है। तो दिस इज जब नॉर्मल है, जो एक नॉर्मल फीचर है। अब है एबनॉर्मल हैज, जैसे एक लड़की है, उसने लगभग 15 साल की हुई है या 16 साल की हो गई है, उसको अभी तक नहीं आ रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल। उसके लिए उनको इसके लिए वेरियस रीजंस है, हार्मोनल रीजन हो सकता है, या उनकी जो सिस्टम होगा यूट्रस में या वेजाइना में या कहीं पे डिफेक्ट होगा कि बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, वहां पे डिफेक्ट है, या उनकी वो ओवरीज, एबनॉर्मल। तो दैट इज एबनॉर्मल। वो या किसी को आ रहा होता नॉर्मली, अब 3 consecutive साइकिल से उसको आ ही नहीं रहा है, वो भी एबनॉर्मल है, मतलब दैट इज अगेन एबनॉर्मल। तो उनको बिल्कुल। तो इनको मेडिकल कंसल्टेशन करके दे शुड लुक फॉर द रीजन। जी, आपका शुक्रिया अब सर। है जी, जी हाँ, इसी से रेलेवेंट, अब टाइम पीरियड वगैरह से रेलेवेंट बोलूंगी। इसका जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जी जी। अक्सर वो लगभग 28 डेज का होता है, 28 to 30 डेज का ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम पॉपुलेशन में इतना ही होता है। मगर इट हैज़ अ रेंज, ये नहीं है कि यही है नॉर्मल, तो बाकी सब लड़कियां जिनको जिनको 25 डेज का आ रहा होगा या 21 डेज का आ रहा होगा या 35 डेज का, वो अपने आप को अब नॉर्मल समझेंगे। नो, ये नहीं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका एक रेंज होता है, एक नॉर्मल रेंज है। ये लगभग 21 डेज से लेकर 35 डेज तक नॉर्मल है। तो जैसे एक लड़की को सपोजिंग फर्स्ट को पीरियड होता है, से फर्स्ट मार्च फर्स्ट को पीरियड होते हैं, उसके जितने दिनों तक रहने थे मेंसेस रहते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि उसका 21 डेज का साइकिल है, उसको 21 मार्च को फिर से होता है, तो लड़की परेशान हो जाती है, मुझे महीने में 2-2 बार होता है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है, हमारे ओपीडी में पेशेंट आ रहे होते हैं जिनका एक्चुअली यही साइकिल का पैटर्न होता है, बट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं है, वो कुछ ट्रीटमेंट कभी कुछ लेते हैं तो परेशान होते हैं, हमारा साइकिल एबनॉर्मल है। तो एक्चुअली ये नहीं है, इनको अपना साइकिल का एक ट्रैक देखना चाहिए। अगर यही ट्रैक चल रहा है, ऐसा ही 21 डेज के बाद ही इनका पीरियड आ रहा है, तो दैट इज नॉर्मल। अगेन ऑन द अदर साइड, किसी का साइकिल आफ्टर 35 डेज के इंटरवल पे आता है, तो अगर वो देखेगी, तो सपोजिंग उसको मार्च फर्स्ट को आता है उसका पहला पीरियड, एक पीरियड आ गया उसका, मार्च फर्स्ट को हो गए पीरियड, फिर लगभग 15 अप्रैल तक उसको पीरियड ही नहीं आता है, तो वो बोलेगी मुझे महीने में दो महीनों में एक बार होता है, तो इस तरह वो उसको ये एबनॉर्मल इसका लगेगा।
मगर दिस इज नॉट, क्योंकि वी गेट सच पेशेंट्स, हमें ऐसे पेशेंट ओपीडी में बहुत बार आते हैं जिनको एबनॉर्मल लगता है, मगर एक्चुअली ये एबनॉर्मल नहीं होता है। दे नीड नॉलेज और अपने साइकिल का ट्रैक रखने की जरूरत है। दे शुड, जैसे कि कैलेंडर पे मार्क करके रखे, अगर उनको याद नहीं रहता कैलेंडर पे मार्क करके रखे और देखे अपना पिछले कई महीनों से या आगे के महीनों में इनका क्या ट्रैक रहता है, तो दे विल रियलाइज दिस इज अ नॉर्मल पैटर्न। सो 21 से लेकर 35 डेज तक इट इज नॉर्मल। इसके लिए कुछ बस देखना है साइक्लिकल पैटर्न है, अगर ऐसा दे डोंट नीड एनी मेडिकल हेल्प फॉर इट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जो आपने कहा कि इसका ट्रैक रखा करें, एक एप्लीकेशन आती है फ्लो, हाँ FLO। तो हाँ बिकॉज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमारी यस जैसी यस जनरेशन उस पे भी आप ट्रैक रखा जा सकता है कि आपको कितने जी दिन बाद कितने दिनों को हाँ हो रहा आज है। तो डॉक्टर साहिबा कंप्यूटर से बात करते हैं PMS की, प्री जी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये या बड़ा कॉमन है अब मतलब ये बड़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो हार्मोनल चेंजेस आने लगती है, जी चिड़चिड़ापन महसूस, और मैं बहुत बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करती है एक लड़की। तो इस पे आप इसकी वजाहत कीजिए कि क्या होता है PMS और कितना सिवियर हो सकता है, ये कितना वैरी करता है ये फ्रॉम 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 पर्सन टू पर्सन। यस औरत की बात कर रही हूँ, तो कितना वैरी कर सकता है। देखिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होती है उससे कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है, इसलिए इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, अब मैं आपको एक पहले फिजियोलॉजी बताती हूँ होता क्या है बेसिकली इसमें। ये जो हमारी बॉडी में दिस इज अ हार्मोनल इफेक्ट। ऐसा क्या होता है जब हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे। जब पीरियड का पहला दिन होता है वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है, और जब अगला पीरियड आने वाला होता है वो आने से पहले एक दिन वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस महीने का लास्ट डे होता है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, चलते 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 वो इसके एंड वाले डेज में जब पहुंचता है, तो हमारी बॉडी में जो हमारी ओवरी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से चलते चलते बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर ये पीक पे पहुंचता है। फिर जब साइकिल एंड होने वाला होता है इसकी लेवल काफी लो हो जाती है बॉडी में। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये हमारी बॉडी का एक औरत की बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये उसकी बॉडी का हर एक ऑर्गन इससे अफेक्टेड होता है, इससे चलता है, उसकी नॉर्मल हेल्थ इससे मेंटेन रहती है। अब ऐसे ही इस एस्ट्रोजन का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होता है। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इसी एस्ट्रोजन की इफेक्ट से, इसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन से हमारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। इस सेरोटोनिन का दूसरा नाम हैप्पी हार्मोन भी है। अब जब एस्ट्रोजन अच्छा मेंटेन होता है तो सेरोटोनिन भी वेल मेंटेन्ड होता है। तो जब सेरोटोनिन ठीक हो तो हमारा जो PMS के फीचर होते हैं वो नहीं होते। अब जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बॉडी में ब्लड में डिक्रीज हो जाती है, तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन जो था और हैप्पी हार्मोन वो भी कम होने लगता है। जब वो कम होने लगता है उसकी वजह से एक फीमेल में ये सिम्टम्स होते हैं, लाइक उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी एंग्जाइटी हो जाती है, उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, कभी कभी डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं। और ये हो गया इसका एक एस्पेक्ट। या एस्ट्रोजन का एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, वो हमारी किडनीज पे अफेक्ट करता है। तो हमारी किडनी में ये एस्ट्रोजन कम होने की वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, तो हमारी बॉडी का वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ब्लोटेड फुलनेस है ना वो वैसा लगता है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, इसी हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, फिर सेरोटोनिन कम होने की वजह से और किडनी पे इम्पैक्ट होने की वजह से हम ये फीचर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इट वेरीज, किसी को कुछ होता ही नहीं है, किसी को काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक उनको डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा ना, कि उनको उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। आमतौर पे यूजुअली माइल्ड ही सिम्टम्स होते हैं, तो दे गेट टेकन केयर बाय, अगर लड़की एक्सरसाइज करे, अपने आप को बिजी रखे, मेडिटेशन करे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे, जंक फूड खाना बंद करे, रिफाइंड शुगर्स न ले, फैटी फूड कम करे, कैफीन अवॉइड करे, इंक्रीज वाटर इनटेक करे, और ये फ्रेश फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले। तो इन चीज़ों से ये सिम्टम्स यूजुअली
और कुछ पोजेस होते हैं, अगर ज़्यादा हो रहा होगा कुछ योगा करने से, तो ये सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। हमें बताएं कि मगर अगर फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, पीएमएस के फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा ना, ब्लोटेडनेस होना, ये बैक करना, पेन भी, बैक पेन बैक वगैरह। पेन, कभी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये चीज़ें। तो ये जो मैंने आपको तदाबीर बोली, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं से ठीक हो जाती है। मगर अगर थोड़ा सीवियर होगा तो एट टाइम्स उनको कुछ माइल्ड सा एनाल्जेसिक जैसे पैरास्टामोल लेने से हेल्प हो सकती है, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए माइल्ड सा कुछ एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग जो ऑफ कोर्स डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब, उससे काम चल जाता है। या अगर कभी बहुत एक्सट्रीम होगा, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ब्लोट ये हो गया होगा, सूजन हो रही होगी पूरी बॉडी पे, तो एट टाइम्स कभी उनको डॉक्टर की सलाह पे डाययूरेटिक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से वाटर एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए, किडनी एक्ट करे। और कभी-कभी किन्हीं को इतने ज़्यादा सिम्पटम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, एंग्जायटी होगा, पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे, तो फिर उनको कुछ एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन जैसे एसएसआरआई ना, जिससे सेरोटोनिन की लेवल बढ़ जाए, वो देना पड़ता है। ये पॉइंट आप अगर प्लीज रिपीट करें यहाँ पे कि ये पीएमएस स्टार्ट कब होता है, कि ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट, आप प्लीज ये फिर से दोहराएं। जी, जी। देखिए जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, साइकिल, जी। उसके मैं आपको फ़ेजेज़ बताती हूँ। पहले 4, 5, 6 दिन होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है? उसके बाद एक फ़ेज़ आता है फॉलिक्यूलर फ़ेज़, जिसमें अंडा बन रहा होता है, फॉलिक्यूलर फ़ेज़, ठीक है? फिर लगभग जब अगर 28 डेज़ साइकिल हम लेंगे, तो लगभग 14th डे पे या 15th डे पे ओव्यूलेशन होती है, यानी कि अंडा रिलीज़ हो जाता है। और इसके बाद से जो दूसरा फ़ेज़ आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो होता है ल्यूटियल फेज। इसी ल्यूटियल फेज के एंड पे, टुवर्ड्स द एंड, ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ल्यूटियल फेज के एंड होते होते एस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है और ये सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन से पहले यूजुअली होते हैं। और कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो थे सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी वगैरह, वो मेंस्ट्रुएशन आते होते ही सेटल हो जाते हैं या रहते हैं, तब एक लेडी को ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए एज आई सजेस्टेड। बात करते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जी। मतलब जो गैर शादीशुदा औरतें होती हैं, या हम इसको अर्ली मेनोपॉज भी कहते हैं, तो हम्म। उनमें अगर ऐसा हो तो ऐसा क्यों होता है? अर्ली जो ये ओवेरियन फेलियर है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, गैर शादीशुदा औरतों में ऐसा क्यों होता है और क्या किया गैर जा नहीं, सकता ये है अगर ऐसा हो? मतलब जनरल टर्म, ये गैर शादीशुदा में भी हो सकता है और शादीशुदा औरत शादीशुदा। में भी हो सकता है। नॉर्मली जैसे मीनोपॉज का टाइम 45 माना जाता है। अब अर्ली मीनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर अगर 40 से पहले ही एक फीमेल में ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के सिम्टम्स होने लगे, जैसे कि मतलब है कि उनके अंडे खत्म होने लगे, उनकी ओवरीज वीक होने लगे, अब उनके अंडे नहीं बन रहे होंगे। जब अंडे नहीं बनेंगे तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है? तो उनके साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये और उनको और सिम्टम्स जैसे कि जैसे मैंने आपको अर्लियर कहा कि ईस्ट्रोजन है जो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल फेमिनाइन हार्मोन है, जो ओवरी सिक्रीट करती है। अब जब ओवरी में वीकनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो ये ईस्ट्रोजन की कमी स्टार्ट हो जाती है। तो जब ईस्ट्रोजन कम निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉडी का हर एक ऑर्गन जो ईस्ट्रोजन की वजह से एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन था, दैट गेट्स अफेक्टेड। जैसे हड्डियां अफेक्टेड हो जाती है, हड्डियों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपीन या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियां ये हो जाती है। ऐसे ही फीचर एक होता है कि हॉट फ्लैशेस आना स्टार्ट होते होते हैं, जैसे मेनोपॉज़ल औरतों में आपने सुना होगा, उनको कभी गर्मी के एकदम ना वो पसीने छूटने लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हॉट फ्लैशेस। तो जिनमें प्रीमेच्योर मेनोपॉज़, अर्ली प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ होता है या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, तो वो ये कंप्लेन भी करने लगते हैं कि अब हमारे पीरियड इरेगुलर हो गए, हमें हॉट फ्लैशेस आने लगे हैं और ओवरऑल वीकनेस लग रही है बॉडी में। तो ऐसा होता है और इसकी वजह है एग्जैक्ट कॉज तो कभी एग्जैक्ट कॉज बहुत सारे किस्म हमें पता ही नहीं चलता है। कभी है जो हमारे सराउंडिंग में इतनी अडल्ट्रेशन है, जो हमारे खाने पीने में इतनी मिलावट है आज, कि आज सही। है ना, जो भी हम बाहर का खाते हैं उसमें मिलावट होती है, प्रोसेस्ड फूड में स्पेशली, जो जंक फूड आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है। तो इन अडल्ट्रेशंस की वजह से, इन पोल्यूशंस की वजह से ओवरी का जो फंक्शन है दैट गेट्स अफेक्टेड।
या कभी किसी को जेनेटिक ही होता है, या कभी किसी को कुछ ड्रग लेने की वजह से होता है, या कभी किसी को कुछ सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है जिनकी वजह से उनको ये हो जाता है। तो ठीक है, तो इलाज क्या है इसका, अगर आप हमें बताएं? इलाज है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, अंदर ओवरी काम नहीं कर रही है। ओवरी का काम क्या था, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करना। ईस्ट्रोजन जब नहीं मिल रहा है तो तभी ये हो रहा है। तो अगर पेशेंट, ऑफ कोर्स हम यंग, इसका हम प्रीमेच्योर का ही बात कर रहे हैं, अर्ली ओवेरियन फेलियर की बात कर रहे हैं, तो जो ईस्ट्रोजन उसको मिल रहा था, जो बॉडी इसको अपनी ओवरी सिक्रीट कर रही थी इसको ईस्ट्रोजन, वो ईस्ट्रोजन जब इसको अपनी बॉडी से एंडोजेनस अपना नहीं मिल रहा है तो उसको एक्सटर्नल, मतलब बाहर से हमें देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट वगैरह। तो ईस्ट्रोजन, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओवरी का काम सिर्फ ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं करना है। ईस्ट्रोजन ओवरऑल हमारी बॉडी को तो रेगुलेट करता है, मगर ओवरी का एक इम्पॉर्टेंट काम है अंडे प्रोड्यूस करना। तो जिस लड़की को ये हो जाता है तो उसको अपने अपने एग्स खत्म हो जाते हैं, मतलब स्लोली स्लोली ये ड्विंडल हो जाता है उसका स्टोर। तो फिर अंडे जब खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए तो ऐसे लीगल शरी हिसाब से तो वी कांट डू एनीथिंग। होप फ्यूचर में इसके लिए भी कोई इलाज इसके लिए है, कुछ। लाइक जैसे डोनर एग्स वगैरह है, वो मतलब वो है, तो ऐसे जो शरीर लिहाज से अप्रूव्ड होगा वो तो फिलहाल नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह समथिंग वर्क्स आउट। उम्मीद रखते हैं अच्छा ही होगा कुछ। हाँ तो बात इंशाल्लाह। करते हैं अब हाइजीन की, जो इस मौजू का सबसे अहम एक पार्ट है, हाइजीन। इस दौरान जी जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लड़की का स्टार्ट होता है, एक औरत का स्टार्ट होता है, तो इसमें हाइजीन हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अक्सर मैंने सुना है, अक्सर हमारी सोसाइटी में देखा जाता, हम कहते हैं त्रांचन करने मंदोहन के, क्योंकि इससे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं एटसेट्रा, नहीं इसके बाद नहा। तो आप प्लीज इसकी वजाहत कीजिए कि कितना ज़रूरी है हाइजीन इस फेज में, और क्या मिथ्स हैं इस हाइजीन के रिलेटेड, तो उन पे अगर थोड़ी रोशनी डालें आप। देखिए, हाइजीन इज अ पार्ट, बिल्कुल इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंस्ट्रुएशन का। हाइजीन, लाइक लड़की को शी शुड नो, पहले उसको पता होनी चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। उसको बेसिक नॉलेज उसकी मिलनी चाहिए। शी हैज अ राइट, शी शुड नो कि उसके साथ क्या हो रहा है। शी हैज अ राइट टू नो अबाउट हर बॉडी। तो जब उसको पता होगी तब वो प्रिपेयर होगी। तो अब जब उसको पता है तो कि क्या होता है, तो उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। शी शुड हैव एक्सेस की उसको फिर क्या हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स उसके पास होने चाहिए। अब वो वेरियस फॉर्म्स में हो सकते हैं, वो सैनिटरी पैड हो सकता है, या अगर कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है कपड़ा भी कर सकता है। तो इसका यूजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे यूज़ करना है। जैसे अगर सैनिटरी पैड है लड़की के पास, शी शुड नो, उसके पहले शी शुड हैव एक्सेस टू इट। फिर है, अगर पैड है अराउंड है मार्केट में, ये अफोर्डेबल होना चाहिए। जो मेजर मैसेस है वो उसको खरीद पाने चाहिए। फिर उसके बाद उनको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए हाउ टू यूज़ इट। ठीक है। अब जब यूज़ करें, शी शुड नो कि इसको आफ्टर एवरी 4 टू 6 आवर चेंज करना है। यही नहीं कि एक ही रहेगा। तो अगर एक ही इस्तेमाल किया, इस पे ब्लड है तो ब्लड एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, शी शुड नो कि शी हैज़ टू चेंज दिस पैड आफ्टर एवरी 4 टू 6 आवर्स। ठीक है। फिर अब जब इसको पैड चेंज करना है तो शी शुड बी नोइंग कि मुझे इस पैड को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है ना। तो ये नहीं है कि पैड किया यूज, हो गया यूज तो फेंका, इसमें टॉयलेट में फेंका, कमोड में फेंक दिया। इफ दैट, ये जो पैड्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही दिनों बाद तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट विल गेट ब्लॉक्ड, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शी शुड नो हाउ टू यूज अ पैड। अगर उसके पास पैड है, शी इज यूजिंग इट, फिर उसको डिस्पोज कैसे करना, शी शुड बी टॉट कि शी शुड नो कि उसको पैड आफ्टर यूजिंग किसी पेपर या शीट में रोल करके उसको डस्टबिन में डालना चाहिए और डस्टबिन का ढक्कन बंद करना चाहिए। अगर डस्टबिन खुला रहा ऐसे ही तो मक्खियां वक्खियां आ जाएंगी इस पे, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है ये चीज़ ना, जहाँ पे माइक्रोब ग्रो करते हैं, तो इसकी वजह से बीमारियां फैल सकती है। एंड लड़की को पता होनी चाहिए कि मुझे पैड चेंज करने के टाइम हाथ पाथ धोने चाहिए अच्छे से, है ना। तो लड़की को ये होना चाहिए, शी शुड हैव एक्सेस टू, आप उसके पास वॉशरूम्स होने चाहिए ना, जहाँ वो जाए प्राइवेटली अपना ये चेंज करे और अपने हाथ धो ले। इसलिए बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम फंक्शनल, वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ साबुन वगैरह होने चाहिए।
लाइकवाइज अब लड़की ये करी है, क्लॉथ यूज करी है, पेपर अच्छे से वो कपड़ा यूज करी है, तो उसको पता होनी चाहिए कि कपड़ा वंस आई हैव यूज्ड इट हो गया, सोख हो गया, तो मुझे इसको अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, खुले पानी से धोना चाहिए, और प्रेफरेबली इसको धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप से, सनलाइट से इसमें जो ये होता है ये स्टरलाइज हो जाता है, और प्रेफरेबली सुखाने के बाद इसको आयरन करना चाहिए। तो वैसे करके फिर जो अगली कपड़ा बार होता है उसको जी धोने के बाद, सुखाने के बाद आयरन। धूप में सुखाने के प्रेफरेबली, क्योंकि उससे भी उसकी वो अगर उसके अंदर कुछ होंगे माइक्रोब्स वो हीट से खत्म हो जाते हैं। फिर शी शुड यूज इट, जब अगली बार यूज करना होता है 2-4 बार यूज किया, देन शी शुड डिस्पोज इट ऑफ ना, इसको फिर छोड़ के दूसरा यूज करना चाहिए, और है एक दूसरे का कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब जब लड़की का ये टाइम होता है, शी शुड नो, एक्चुअली जैसे कह रहे हैं कि नहाना ही नीचे है, मगर इट इज द अपोजिट एक्चुअली, शी शुड टेक बाथ एवरी डे, शुड कीप हरसेल्फ क्लीन, उसको अपना कपड़े बदलना चाहिए, अपना स्पेशली अपना अंडरगारमेंट रेगुलरली यूज करना, ये बदलना चाहिए, अपनी सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अच्छे से अपने जेनाइटल एरिया को पानी से धोना चाहिए, क्योंकि ये पैड वैड फिर अच्छे से इनको ड्राई रखते हैं, और प्रेफरेबली इनको कॉटन के अंडरवेयर यूज करने चाहिए जिसमें एयर फ्लो अच्छे से रेगुलेट हो, तो दे शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और फिर तो अगर सर्द पानी से ना नहाया जा सकता है, मतलब किसी को पसंद नहीं होता है, तो वार्म वाटर का भी इस्तेमाल किया कर सकते हाँ, हैं। ऑफ कोर्स, सर्द पानी से कौन कहता है नहाने को, गर्म पानी यूज़ करें, जैसा जैसा जिसको सिंपल, जैसा सूट करे, समर में जैसा रहे, विंटर में, ऑफ कोर्स देयर इज़ नथिंग लाइक कि बट इट इज अ, एन एसेंशियल पार्ट के यस, टेक अ बाथ। हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करे, इस दिस बिकम्स अ सोर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और फिर रिप्रोडक्टिव फिर ट्रैक्ट आपका ये इन्फेक्शन। एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज आने लगता है फिर बाद में, हाँ, जब अब खुद को मैं हम वाइट साफ नहीं डिस्चार्ज रखते। पे भी एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमें जी। अक्सर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, डिस्चार्ज हुँ। एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि मोस्टली पीपल थिंक, लड़कियों को लगता है कि डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। देखिए, जैसे हमारी आँखें हैं, वो आँसू प्रोड्यूस करती है अपने आप को रेगुलेट, अपने को मॉइस्ट रखने के लिए। हमारे मुँह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, थूक निकलती है। हमारे कानों में एयर वैक्स होता है। हमारे स्वेट ग्लैंड्स पसीना प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही हमारा वजाइना जो होता है, वो अपने को अपना मॉइस्चर फंक्शनिंग। मेंटेन करने के लिए, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अपना ये सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिसको हम डिस्चार्ज करते हैं। ये डिस्चार्ज नॉर्मल है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे कि साइकिल खत्म, मेंस्ट्रुएशन खत्म होते ही थोड़ा कम होता है, फिर जब ओव्यूलेशन, जब अंडा बनने का टाइम होता है, तब ये ज़्यादा बनता है, थिक होता है, तो फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फिर कम हो जाता है। तो एक्चुअली इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट एन एबनॉर्मल थिंग। हाँ, अगर ये होगा, ये वाइट होगा, स्टिकी होगा, दैट्स नॉर्मल। हाँ, अगर ये येलोइश है या ब्राउनिश है, और उसके साथ में फाउल स्मेल है या इचिंग हो रही है, तब ये एबनॉर्मल है, एंड देन दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर। अदरवाइज इट्स नॉर्मल थिंग। अक्सर हमारे पास लोग, पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में कमर दर्द है, तो यूजुअली जो ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, इससे कोई कमर में दर्द नहीं होता, इससे कोई जोड़ों में कमजोरी नहीं होती, ये बिल्कुल एक एक नॉर्मल निज़ाम है इसका, इसकी नॉर्मल हेल्थ, दिस इज अ बिल्कुल। फीचर ऑफ इट्स नॉर्मल हेल्थ। आपका बहुत शुक्रिया। बात करते हैं जो बहुत ना जो फूड की बात करते हैं, एक्सरसाइज़ की बात करते हैं, जिसको हमने पूरा अबैंडन करके ना छोड़ ही दिया है हमने। क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, छुना आसान वनान कौशिर पे कौशिर इलाज या बेसिक कह ती चीज़ अस क्या हेको पान करित यम से अस ठीक रोजो, यह ज़रूरी कह कि अस बास थोड़ा तो क्या इम्बैलेंस अपने साइकिल में, तो अस गसान डॉक्टर्स निश, और फिर हम हार्मोन्स खाते, और मेडिसिन के अलावा, मेडिसिन को अगर हम साइड में रखें, क्योंकि उसका इल्म लगभग सबको पता है, डॉक्टर के पास जाना सबको आता है, लेकिन मेडिसिन के अलावा हम क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड? क्या फूड्स एक लड़की को अवॉइड करनी चाहिए यूजुअली, और क्या फूड्स इंक्लूड करने चाहिए, और एक्सरसाइज का, फूड और एक्सरसाइज का कितना रोल होता है एक हेल्दी नॉर्मल साइकिल में, एक लड़की के लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें? देखिए, लाइफस्टाइल रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लाइफस्टाइल, जैसे जी, मैं हमारा, यहाँ पे ऐड करूँ कि हमारी जो जनरेशन है ना, हम बिल्कुल काम करना भूल गए हैं। हम ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन या पढ़ते हैं तो हम बैठे ही रहते हैं। तो फिर हमारा हमें जो, जैसे सीटिंग आपने कहा, स्क्रीन एक्सपोज़र होता है ज़्यादा, तो हमें पहले ही ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और फिर पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो
जी। देखिए लाइफ़स्टाइल रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि आज की मैक्सिमम जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो हमारा सेडेंटरी, हम बैठे हुए ही होते हैं। इनफैक्ट हम काम ही कर रहे होते हैं मगर हमारा काम बैठ के ही होता है। नहीं, मैं तो अपनी हमारी यंगर जनरेशन की बात कर रही हूँ, हम बिल्कुल नहीं करते। हाँ, वही इसलिए एक्सरसाइज़ करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए क्या, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टू हुँ। मेंटेन अ नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज़ इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू। अब है जैसे बोलेंगे अब सर्दी है, हम बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम चाहे तो हम देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज, हम जो छोटी जगह में बैठ के खड़ा होकर एक छोटे से कमरे में हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली सर्दी वर्दी का एक्सक्यूज नहीं है, वी शुड डू। तो एक्सरसाइज हमें मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, हमें वो सीडेंट्री बैठी हुई रहना नहीं चाहिए। और दूसरा है, हमें अपने खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि आज के टाइम में अब जंक फूड का एडवेंट है, जंक फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लोगों को घर का खाना पसंद नहीं होता है, दे प्रेफर ईटिंग पिज़्ज़ा एंड अदर थिंग्स। हुँ। तो ये जो जंक फूड है, इट हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आती है। जैसे हम रिफाइंड शुगर्स लेते हैं, जो एनर्जी डेंस फूड्स लेते हैं, जैसे कि यही, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं हुँ। सपोजिंग, या जूसेस लेते हैं, इसमें एक्चुअली शुगर बहुत ज़्यादा होता है। जितना हमारी बॉडी को शुगर नहीं चाहिए होता है, उससे मतलब चाहिए होता है ज़्यादा। उससे कई ज़्यादा होता है उसमें। हुँ। तो ये है, क्योंकि अब अगर हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं शुगर वगैरह का, इन चीज़ों का कर रहे हैं, मगर क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल नहीं, हम इसको कंज़्यूम नहीं कर रहे, ये हमारी बॉडी में डिपॉज़िट होता है, और यही शुगर फिर हमारा ये करता है, फिर ये फैट बन के हमारी बॉडी में डिपॉज़िट होता है, हमारा वज़न बढ़ता है, जंक फूड, बाकी यही चीज़ें। तो एक्चुअली हमें अपने खाने से जंक फूड, वी शुड से नो टू जंक फूड। जो भी है, हुँ, हुँ। बिस्किट है, व्हाटएवर इट इज़, हाँ, या जैसे फ़ास्ट फूड बिस्किट, बिल्कुल। जंक या ऑल दैट। हुँ। तो वी शुड से नो टू इट, वी शुड टेक जो हमें घर का खाना है, घर का हेल्दी फूड है वो खाना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। हमें अ, हमें जैसे अब लड़की, जैसे किसी को लाइक हार्मोनल प्रॉब्लम होगी या पीसीओएस हुँ। कॉमनली हमारे पास आते हैं, तो हमें नहीं उसको कहना है कि आप खाना वाना बंद करो। इट्स नॉट दैट कि वो सब कुछ खाना पीना बंद करे, फिर उसकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी। उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसकी बॉडी की डिमांड्स है जो उसको चाहिए, उसको बॉडी को मेंटेन करने के लिए शी शुड नीड, शी नीड्स समथिंग। तो उसको कुछ खाना पीना कुछ उसको ऑल्टर कर, उसको बंद नहीं करना है, उसको कुछ ऑल्टरेशन करनी है। ऑल्टरेशन। यस, लाइक प्रोटीन इज ऑलवेज शी नीड्स। तो प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। प्रोटीन हमारा दालों में, पल्सेस में, मीट में, पनीर में, मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन है। शी शुड टेक दोज। हुँ। ऐसे ही एक्सेस ऑफ राइस खाना, आई वुड से उसको थोड़ा कर्टेल करना उसको चाहिए। थोड़ा जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट करें। कश्मीर में ना, कश्मीर में हम चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हुँ। हमें खाना चाहिए मगर इन अ सर्टेन क्वांटिटी। और फिर प्रोटीन हमें ज़्यादा होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हमारे फूड में होने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा खासा हमें पानी पीना चाहिए। हुँ। तो जैसे अब एक फीमेल है, ग्रोइंग एज में है, और लाइक मेंस्ट्रुएट कर रही है, उसको आयरन की डिमांड उसकी बॉडी को ज़्यादा होती है। शी नीड्स आयरन। अब आयरन रिच फूड, अब आयरन रिच फूड क्या है, लाइक दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग, पालक, मटर, यही दालों, पल्सेस, दालें इन चीज़ों में है, फिश में है, मीट में है। तो इसको ये चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। और साथ में ही विटामिन सी होता है, जो हमारी बॉडी से जो हम आयरन खाते हैं, उस आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो उसकी डाइट में विटामिन सी रिच फूड भी होना चाहिए, जैसे आंवला होता है, ऑरेंज होता है, लेमन है, मैंगो है, जिनको सिट्रस फ्रूट्स कहते सिट्रस हैं, वो फ्रूट। चीज़ें। हुँ। तो इनकी कंसंट्रेशन हमारे डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड की कम होनी चाहिए, और नेचुरल नेचुरल घर का फूड्स खाना की ज़्यादा होनी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो हर वक़्त, हर एज में इम्पोर्टेंट है। जी, अब बात करते हैं कि जिन बच्चियों को पहले पहले जिनको स्टार्टिंग में ये हैज़ आना शुरू होता है, उनको इसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती, तो इस सब में पेरेंट्स का, वालिदैन का क्या रोल रहता है? या इन जनरल अगर हम बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी का क्या रोल होता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है, अक्सर देखती हूँ मैं कि जब एक लड़की को, एक बच्ची को जब पीरियड्स पहले स्टार्ट होते तो फादर को पता नहीं होता है। फादर हुँ। उसको कोई खबर ही नहीं होती, तो क्योंकि ये डिपेंड करता है ना, वैरी करता है फ्रॉम वुमन टू वुमन, किसी को पीरियड्स पहले ही सिवियर होते हैं, किसी को ज़्यादा सिवियर नहीं होते हैं। तो
उसको फिर घर पे, क्योंकि फादर को पता नहीं होता है, घर पे किसी भी घर के मेंबर्स को पता नहीं होता, तो तमिस छ पेवान घरची कामि ते करन, येमिस सित सो वारे छ कमजोर गसान। तो क्या रोल है पेरेंट्स का या सोसाइटी का इन जनरल? देखिए, पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि एक लड़की को पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, तब बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आती है, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, शी शुड नो इट। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है, वो बड़ा होने लगता है, जैसे अब बच्चा बैठने लगता है या फर्स्ट टाइम खड़ा हो जाता है या चलने लगता है, तो माँ-बाप इस चीज़ को एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन बच्चा अचीव कर रहा था, तो माँ-बाप इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। वो खुश होते हैं हमारे बच्चे ने अब चलना सीखा, खड़ा उठा या बैठा फर्स्ट टाइम या टर्न मारी, तो ये सेलिब्रेट करते हैं ये चीज़ों को, बच्चे की ये जो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में माइलस्टोन्स अचीव कर रहा होता है। लाइकवाइज़ एक्चुअली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़की की लाइफ में फर्स्ट टाइम आता है, कि ये भी एक टाइम है कि इसको एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए कि इसकी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये एक्चुअली सेलिब्रेट करने की नीड है, जिस तरह बाकी करते हैं उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि ये ना कि इंडिकेट कर रहा है छुपाने की ज़रूरत है इसमें। नॉट एट ऑल, ये एक्सप्रेस मतलब एक्चुअली ये सेलिब्रेट करना चाहिए, इसमें खुश होने की ज़रूरत है। आप सेलिब्रेट ना करें, मगर लड़की का बेसिक राइट है एटलीस्ट उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता, उसको पता हो कि ये क्या होने वाला है। या इसको एटलीस्ट शर्म और हया के साथ रिलेट ना करें कि अगर तुम्हारे पापा को पता चली तो दैट मीन्स तुम्हें हर शर्म और हया नहीं है, प्लीज नहीं है ना, उनका वही तो ख्याल रखें। अनफॉर्चुनेटली ये एक गलत चीज़ हो रहा है कि पता ही नहीं होती है। माँ अभी भात ही खाती है ना, बात ही नहीं, मतलब बोलने ही नहीं देती है उसको कि, है ना, मतलब ऐसा एक स्टिग्मा सही। इसको अटैच है, इस पे बात ही नहीं की जाती है। फादर को भी पता ही नहीं होती है। जैसे अगर फादर को पता होगी, ही विल फैसिलिटेट। जैसे सही। मैक्सिमम जो रूरल प्लेसेस में, गाँव में लड़कियों को घर में वॉशरूम नहीं होता है, उनको बाहर जाना पड़ता है, तो बाप को अगर मतलब कंसर्न्ड हो इसके लिए, ही उसका फ़र्ज़ है कि वो लड़की को मतलब अपने घर में वॉशरूम हो, एक प्रॉपर फंक्शनिंग वॉशरूम अवेलेबल रखे, लड़की को जो नीड्स हो इस टाइम में वो उसको दे। तो ये माँ-बाप की एक ज़िम्मेवारी है, इस चीज़ पे बात की जाए अच्छे से, इस पे खुल के बात की जाए। जैसे बाकी चीज़ों पे बात होती है, वैसे ये इम्पोर्टेंट इश्यू है जिस पे बात की जाए, और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। क्यों, अगर प्रॉपर हाइजीनिक मैनर से लड़की इसको हैंडल ना करे, इसका लॉन्ग टर्म इस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हो गया घर की। ऐसे ही स्कूल्स में टीचर, फीमेल टीचर्स है, दे शुड टॉक ऑन दिस, इस बात पे ये होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। ऐसे ही स्कूल्स में सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया जाए। बिल्कुल, इसी अब पे मैं जैसे आ रही थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, या सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं लड़कियों के लिए स्कूल्स डेफिनेटली में? डेफिनेटली कि स्कूल्स में भी इसके बारे में अच्छे से खुल के बात होनी चाहिए, क्या है, क्या फिजियोलॉजी है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और लड़की को जब ये आ जाए, शी शुड हैव, मतलब एक इमरजेंसी बेसिस पे अगर हो जाए, तो लड़की वहाँ स्कूल्स में वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन्स हो, कहीं पे किसी फीमेल स्टाफ के पास हो, जहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो तो दे कैन गेट एक्सेस टू इट। अब मैंने कहीं पढ़ा था केरला में, किसी स्कूल्स में, वहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स है, कि जैसे किसी को इमरजेंसी में कुछ हो गया, उसमें कॉइन डाला तो वहाँ से सैनिटरी पैड निकलता है। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, इट शुड बी अडॉप्टेड एवरीवेयर, ताकि आराम से किसी को हुआ तो सीक्रेटली, प्राइवेटली उसका वो शी मतलब अपना मसला हल हो जाए, और कहीं मतलब पता भी नहीं चले किसी को, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। ऐसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल्स में, जैसे कि मैंने कहा, लगभग 34% ऑफ इंडिया के जो स्कूल्स हैं, उनमें सिर्फ ये है, वॉशरूम्स हैं। ओनली 34% ऑफ स्कूल, बाकी स्कूल्स में वॉशरूम अगर है नहीं या तो है। है ही नहीं, तो फंक्शनल नहीं है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो वॉशरूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल रखे, सैनिटरी पैड्स के साथ साथ वॉशरूम जहाँ पे प्राइवेटली अपना चेंज वेंज कर सके, फिर डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली कर सके। तो ये फैसिलिटीज़ होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टाइम टू टाइम ये सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इनके लिए, जैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, टाइम टू टाइम बुलाया जाए, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है 28 ऑफ मई, तब रखे जाए, फंक्शंस रखे जाए, वर्कशॉप्स रखे जाए, बिल्कुल। स्किट्स रखे जाए, जिससे जनरल मासेस को समझ आए, और इसके अलावा बाकी दिन भी।
तो ऐसे ही ये हो गया सोसाइटी का। जैसे हमारे जो स्कॉलर्स हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट, दे शुड टॉक ऑन दीज इश्यूज। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने चाहिए। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो एक्सपर्ट्स को लाए, इस बात पे बात होती होती रहे। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि ये स्टूडेंट्स के करिकुलम का पार्ट भी हो जाए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो लड़के लड़कियां दोनों पढ़े, पता चले, ताकि इसके इसके साथ जो एक टैबू अटैच्ड है, इसे बात नहीं करनी है ना, ये कुछ शर्म वाली बात है, वैसा ना हो, इस पे खुल के बात हो, और लड़की अपनी नॉर्मल लाइफ इन दिनों भी रह सके, जी सके। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आप क्या जनरल मैसेज देना चाहेंगे, एक तो सोसाइटी को या हमारे आर मेन फोक उनको, और उन बच्चियों को जिनका मतलब पहली बार उनको है स्टार्ट हो रहा है, जी, क्या कहना चाहेंगे अब इनसे? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वेरी इम्पोर्टेंट, एक नॉर्मल फीचर ऑफ लाइफ है, एक लड़की की लाइफ का है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी ब्लेसिंग की वजह से बच्चे आते हैं, दुनिया कायम और दायम है। सो एक नॉर्मल फीचर है, इससे इस पे कोई शर्म वरम की बात है नहीं। इसके बारे में लड़कियों को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ये एक लड़की को पता होनी चाहिए कि एक साइकिल है, एक साइकिल, जैसे साइकिल का मतलब होता है कि कुछ टाइम बाद ये फिर से आएगा, तो दे शुड बी नोइंग कि उनको अपने साइकिल का ट्रैक ये पता होनी चाहिए कब आएगा, सो दैट वो अपने साइकिल को प्रॉपरली ट्रैक कर सके, फिर अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी उसी हिसाब से कर सके। लड़कियों को फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बहुत ख्याल रखना, दे शुड सीक नॉलेज कि क्या है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में उनके अराउंड, वो ये करे। फिर इसका डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का, सैनिटरी प्रोडक्ट्स का कैसे डिस्पोज करना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट ना करें। तो कॉन्शियसनेस हमारे को होनी चाहिए कि हमें कैसे इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अब है कि हमारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो फीमेल फ्रेंडली होगी, जैसे कि अगर कहीं शॉप पे लड़की होगी, को जो ये कर रही होगी, शॉपकीपर होगी, वहाँ लड़कियाँ दे फील एट ईज़ ना वहाँ जाकर पैड लेना, है ना, कंपेयर टू अगर किसी मेल से ना हो, दे प्रेफर कि जहाँ हो, तो ऐसी फैसिलिटीज़ हो जहाँ लड़कियों को ईजिली ये चीज़ें, फीमेल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ इनको ये चीज़ें मिल सके, जहाँ वो अवेल कर सकें इन फैसिलिटीज़ को। ऐसे ही लाइफस्टाइल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर डाइट, योर फूड, योर एक्सरसाइजेज। और है हर किसी का साइकिल डिफरेंट होता है, ये नहीं है कि किसी का देखा कि इसका रेगुलर इसको 28 डेज के बाद आता है, मेरे को ऐसा होता है, इससे नहीं होता है, एवरीबडी इज डिफरेंट। लव योर बॉडीज, फील और प्राउड, डरे ना, इस चीज को डरे छुपाए ना। ना कि ये कोई शर्म या यस, हया वाली बात ये नहीं है इसीलिए ये। पेरेंट्स को जो बाकी सोसाइटी के हेड्स है, स्कूल के है, दे शुड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में और अवेयरनेस हो, ताकि इसके साथ जो टैबूज अटैच्ड है वो दूर हो जाए, इस पे अच्छे से खुल के बात हो सके। जैसे बाकी सिस्टम्स, पेट में दर्द होगा तब कैसे बात करते हैं, जुकाम होगा, बाकी सिस्टम्स में अगर एबनॉर्मलिटी हो, जैसे उनको नॉर्मल दिया जाता है, वैसे इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रिलेटेड जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, उसको भी नॉर्मल लिया जाए। तो जैसे नॉर्मली होना चाहिए, इट शुड, मतलब प्रॉपर केयर जिस तरह करना चाहिए वो किया जाए। जी डॉक्टर समीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से वो जो ये शर्म हया वाली बात है, ये थोड़ी टैबू जो इसको कंसिडर किया जाता है, उससे इससे अवेयरनेस फैले, और उन बच्चियों को भी जिनको जो ये मतलब जिनका हैज़ पहली बार स्टार्ट हो गया है, जिनका हुआ है, जिनका हो रहा है, सबको पता चले कि नहीं ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। आई होप कोई इससे। ऐप नहीं। हम्म, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बहुत बात शुक्रिया। करने के लिए। हमारे सामाइन, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।